हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करते वक्त चंद सवालात हमारे जहन में आते हैं, जैसे कि राजगद्दी हथियाने के लिए भारत में सबसे पहले किसने की अपने पिता की हत्या, कौन है भारतीय इतिहास का सबसे पहला गद्दार और कौन है मातृभूमि का सपूत जिसने भारत की रक्षा की, क्या सिकंदर ने वास्तव में भारत पर हमला किया और सिकंदर ने वास्तव में पोरस को हराया, या कहानी कुछ और है। किस प्रकार हुई भारत से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत और भारत में किस प्रकार हुआ लेखन कला का विकास। इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। हम इनमें से कुछ सवालों के जवाब आज के लेक्चर में देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। IKSRC की जानिब से अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 6 में आपका खैर मकदम है। आज के लेक्चर में हम हिंदुस्तान की तारीख के बुद्ध और महावीर के दौर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बात कुछ यूँ है कि पिछले लेक्चर में हमने आपके सामने जो डिस्कस किया उसमें ये देखा कि किस प्रकार आर्य भारत में आकर स्थापित हुए। शुरुआत में वो सिंध नदी के आसपास के इलाकों में थे, सिंध और पंजाब के इलाके में, फिर वहां से दोआब की तरफ बढ़े, गंगा जमुना के मैदान की तरफ, और ये उनका देश जिसको आर्यवर्त कहा जाता है वो हो गया। यहाँ से भी विभिन्न क्षेत्रों में मुख्तलिफ इलाकों में आर्य के लोग फैलते चले गए, जिसमें दक्षिण की ओर और पूरब की ओर शामिल है। दक्षिण की ओर कुछ लोग नर्मदा की तरफ बढ़े और कुछ लोग नर्मदा नदी को क्रॉस करके दक्षिण भारत की ओर चले गए और कुछ लोग पूरब की तरफ चले गए। इससे पहले हमने देखा कि हिंदुस्तान का पावर सेंटर था वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था, लेकिन अब पावर सेंटर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे गंगा के मैदान की तरफ बढ़ा और एक शक्ति इन सब के बीच में उभरी, वो मगध की शक्ति है। ये किस प्रकार इसका क्रम हुआ, तो हमने देखा कि किस प्रकार भारत में आर्य स्थापित हुए और आर्यवर्त का क्षेत्र हमारे पीपीटी में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। शुरुआती दिनों में इनकी जिंदगी पास्टोरल लाइफ थी, कबीलाई जिंदगी जो गुजारते थे। धीरे धीरे कबीले के फॉर्म में कुछ सरकारें बनने लगी, कुछ गवर्नमेंट की फॉर्म उनके यहाँ होने लगी। इस गवर्नमेंट फॉर्म को जनपद कहा जाता है और जनपद बढ़ते बढ़ते महाजनपद में बदल गए और आर्यों की जिंदगी भी बदल गई। ये सब वैदिक काल के अंत में हुआ। सही समय तो इसका बता पाना मुश्किल है, लेकिन वैदिक युग समाप्त होने के समय और बुद्ध धर्म के शुरुआत के समय में ये सारी तब्दीली हो रही थी। हिंदुस्तान में 1500 सालों के बाद एक बार फिर से शहरी तहजीब या नगरीय सभ्यता का विकास हो रहा था। महाजनपद के काल के साथ साथ कई शहर बनना शुरू हो गए। आखिर ये सब शहर कैसे बने, इसके बारे में इस लेक्चर और अगले लेक्चर में हम इस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लेक्चर में ये बात की थी कि आखिर नगरीय सभ्यता का विकास कैसे होता है। नगरीय सभ्यता का विकास तभी होता है जब इंसान एग्रीकल्चरल लाइफ गुजारते हुए इतना ज्यादा गल्ला इकट्ठा कर ले कि अपनी जरूरतों से ज्यादा इकट्ठा कर ले, तभी समाज में कुछ लोग दूसरे काम में लग सकते हैं और दूसरे क्षेत्र में भी डेवलपमेंट हो सकता है। और ये डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शहरीय सभ्यता या नगरीय सभ्यता का रूप ले लेता है। इसमें कृषि के बाद जो है वो ट्रांसपोर्टेशन अहम है, डिफरेंट क्राफ्ट एंड दूसरे पेशे अहम हैं। इन तमाम के बाद जो है वो शहरीय सभ्यता का विकास होता है। हमने देखा कि जनपद से महाजनपद में परिवर्तित हो गए। तो आज जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं वो वैदिक युग के बाद का दौर है, जिसको बुद्ध और महावीर का दौर कहा जा सकता है। इस युग के बारे में जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस युग के इतिहास के स्रोत क्या हैं, हमें कहाँ से जानकारी मिलती है इस कालखंड के इतिहास के बारे में और ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं। तो जैसा कि वैदिक काल में देखा था, ऐतिहासिक स्रोत बहुत कम है, लेकिन इस दौर में हम देखते हैं कि कई ऐतिहासिक स्रोत हमारे सामने आते हैं और हिस्ट्री और ज्यादा क्लियर हो जाती है। हालांकि अभी भी टाइमलाइन क्या है और एरिया क्या है इसके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन वैदिक युग से ज्यादा आसानी से हम इस युग की इतिहास के बारे में बता सकते हैं। इस दौर की तारीख के बारे में हम ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तारीख के क्या माखज हैं। तारीख के जो दो माखज जिसका तज़किरा हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, वो दो स्रोत हैं। एक
लिटरेरी सोर्स या साहित्यिक स्रोत, और दूसरे जो है वो आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले लिटरेरी सोर्स की बात करते हैं। लिटरेरी सोर्स या साहित्यिक स्रोत भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उसमें देखते हैं कि जो सबसे मुख्य स्रोत है वो अभी भी पुराण है। पुराण हालांकि इतिहास की किताब नहीं है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया, लेकिन इससे जो है इतिहासकार बहुत सारी बातें इसका अध्ययन करने के बाद ऐतिहासिक निकाल लेते हैं और इतिहास के बारे में जानकारी इससे मिल जाती है। तो मौर्य वंश से पहले का इतिहास का मुख्य स्रोत जो है वो पुराण है। पुराण के अलावा जो अन्य स्रोत हैं इस युग के, वो बुद्ध धर्म एवं जैन धर्म की धार्मिक पुस्तकें या मजहबी किताबें, और उसके अलावा एक बहुत अहम सोर्स है वो यूनानी सोर्स, ग्रीक सोर्स। आप जानते हैं कि सिकंदर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया या पश्चिम उत्तर भारत पर हमला किया और इस इलाके को जीता। सिकंदर से पहले भी ईरान के लोगों ने इस इलाके को जीता था। सिंधु नदी के उस पार के इलाके पर उनका कब्जा रहा था। तो ईरान का एक तरफ हिंदुस्तान से ताल्लुक था तो दूसरी तरफ यूनान से उनके ताल्लुकात थे। और ईरान की जो हुकूमत थी हखामंशी सल्तनत का पूरब का बॉर्डर जो था वो सिंधु नदी पे था, और पश्चिमी बॉर्डर हालांकि बदलता रहता था लेकिन वो यूनान तक टच करता था। तो कई यूनानी लेखकों ने सिकंदर के आक्रमण से पहले भी हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और सिकंदर के आक्रमण के बाद भी कई यूनानी लेखक हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सिकंदर के साथ इस इलाके में आए और वापस जाकर अपना वृत्तांत सुनाया और उसको लोगों ने लिखा। और बहुत सारे ऐसे हैं जो मौर्य वंश के समय में भारत में आए और भारत का भ्रमण किया, भारत में यूनानी राजदूत के तौर पर रहे। तो इन लोगों ने जो बातें बताई उसको यूनानी लेखकों ने लिख लिया। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जैसा कि आप जानते हैं, उस दौर के जो शहरों के रिमेन्स हैं, टाउन और सिटीज के रिमेन्स, उसके अलावा बहुत सारे सिक्के भी मिलते हैं और कई जगह पे शिलालेख वगैरह भी है। तो ये सब जो स्रोत हैं इतिहास के उस समय के, जिसका अध्ययन करके इतिहासकार एक हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। और हिस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे मतभेद होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग अपने नजरिए से इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करके जो अलग अलग इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा, तो उन्होंने जो कुछ चीजें कॉमन लिखी वो हम आपको बयान करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि 16 महाजनपद का तज़किरा हमने किया। इतिहास पढ़ने से पहले दो चीजों की जानकारी बहुत अहम है। एक तो ये कि किस इलाके का इतिहास पढ़ रहे हैं, किस क्षेत्र का इतिहास पढ़ रहे हैं, किस इलाके की तारीख पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरी चीज कालखंड, वो भी वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो किस दौर की बात है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत पहले की बात है। बहुत पहले में टाइमलाइन डिफाइंड होनी चाहिए। एक्यूरेट नहीं तो अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन पता रहनी चाहिए, और कौन सा क्षेत्र है वो पता रहना चाहिए। जिस तरह हम जानते हैं कि जनपद जो है वो महाजनपद में परिवर्तित हो गए, तो महाजनपद के बारे में कहा जाता है कि ये 16 महाजनपद थे और इन 16 में प्रमुख महाजनपद की बात हम करते हैं। तो बात शुरू करते हैं हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, यानी पश्चिमोत्तर भारत, जो कि आजकल अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ताजिकिस्तान तक कह सकते हैं, उसका क्षेत्र है। तो उसमें दो प्रमुख नाम आते हैं, कंबोज और गंधार का। कंबोज का जो क्षेत्र है वो हिंदू कुश और पामीर की पहाड़ियों का क्षेत्र है और ये सबसे उत्तरी हिस्सा है। उसके बाद गंधार की जहां तक बात की जाए तो गंधार जो है नॉर्थ वेस्ट पंजाब इसको कह सकते हैं आप, और अफगानिस्तान का भी ईस्टर्न पार्ट कह सकते हैं। और जो तक्षशिला की जो ऐतिहासिक जगह है, जो शिक्षा का केंद्र भी था और सांस्कृतिक केंद्र भी था, तो ये तक्षशिला भी इसी गंधार के क्षेत्र में है। नॉर्थ वेस्ट से हम थोड़ा और पूरब की तरफ बढ़ते हैं। जो इलाका हमारा हरियाणा और यूपी वेस्ट के आसपास का है, जिसमें भी मुख्य जनपद हैं कुरु, पंचाल, सुरसेन। तो ये सब क्षेत्र जो है वैदिक युग में बहुत ज़्यादा अहम थे और इन इलाकों की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पावर सेंटर धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो कुरु का जो क्षेत्र है वो हरियाणा का है और जमुना के पश्चिम का इलाका है। पंचाल जो है उसके पूरब है। कुरु में ही हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ वगैरह का इलाका है और महाभारत की जो जानकारियां हैं वो इसी सब इलाके से संबंधित है। उसके बाद जो है मथुरा का इलाका है वो सूरसेन जनपद का इलाका है। ये जो है वो शुरुआती
इलाका है गंगा जमुना का, उसके बाद का जो क्षेत्र है, जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यों या फिर कह लीजिए कि वैदिक युग में और आगे बढ़ते जाते हैं, तो पावर सेंटर जो है वो पूरब की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है और ये जो है मध्य गंगा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो मध्य गंगा का क्षेत्र जो है उसमें चंद अहम नाम जो है वो वत्स का महाजनपद है। वत्स का महाजनपद जो है आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में इलाहाबाद के जो आसपास का इलाका है वो वत्स का है। उसके अलावा काशी का जो महाजनपद है, काशी की बहुत ज्यादा अहमियत है। तक्षशिला में हम जानते हैं कि शिक्षा का केंद्र था, उसी तरह ईस्टर्न पार्ट या पूर्वी हिस्से में जो शिक्षा केंद्र था वो काशी था। तो काशी का महाजनपद ये भी काफी अहम है। का महाजनपद के बारे में हमने बताया जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, जिसका एक अहम शहर जो है वो कौशाम्बी था। उसके अलावा कौशल का महाजनपद है वो अवध का इलाका कह सकते हैं, जिसको आज लखनऊ, फैजाबाद वगैरह का जो इलाका है वो कौशल का इलाका है। उसके अलावा जो है मल्ल का जो जनपद है वो भी नेपाल की तराई में है। और महाजनपद के अलावा भी छोटी छोटी हुकूमतें थी, 16 महाजनपद हैं। उसके अलावा जो अहम जनपद हैं वो भी, उनका भी तज़किरा आएगा। तो ये गंगा का मध्य इलाका जो आज के डेट में आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न यूपी, वो कह सकते हैं। और ये इलाका जो है उत्तर वैदिक युग में ये सबसे अहम था। और उसके पूरब का जो इलाका है बिहार का इलाका है। तो वैदिक युग के पश्चात जिस समय का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस समय में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल जो जगह है वो बिहार की है, जिसमें नॉर्थ और साउथ बिहार दोनों शामिल है। तो इसमें 3 महाजनपदों का तज़किरा मिलता है। एक तो है वज्जी, जिसको वैशाली भी कह सकते हैं, वैशाली उसकी कैपिटल थी। ये गंगा नदी के उत्तर का इलाका है। दूसरा अहम महाजनपद जो है वो ये है मगध का, और मगध की राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है और सियासी अहमियत बहुत ज्यादा है। मगध से ही एक ताकत उठी, उसने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की और तकरीबन 1000 साल तक इंडिया का पॉलिटिकल सेंटर जो है वो मगध रहा। उसके बाद एक और जो महाजनपद है जो कह सकते हैं कि सबसे पूरब का इलाका है वो अंग का। अभी के दौर में जो मुंगेर और भागलपुर का इलाका है वो अंग का महाजनपद है। उसके बाद हम कुछ दूसरे इलाकों की तरफ चलते हैं। हालांकि वो गंगा के मेन गंगा के इलाके में नहीं आते हैं, बट ट्रिब्यूटरी रिवर्स के एक्सटेंडेड एरियाज में है। तो इसमें जो है वो 3 महाजनपद का तज़किरा है। एक अवंती जो कि काफी अहम है और मगध का राइवल या मगध का प्रतिद्वंदी महाजनपद बन जाएगा। उसके बाद जो एक मत्स्य महाजनपद है और एक चेदी का महाजनपद है। तो ये जितने भी जहां महाजनपद थे वो नर्मदा नदी के उत्तर की ओर थे। तो अभी तक हम दक्षिण भारत की ओर प्रवेश नहीं किए हैं, लेकिन एक महाजनपद जिसका तज़किरा है वो दक्षिण भारत में भी है, वो अस्सक का महाजनपद। तो इससे समझ सकते हैं कि उत्तर वैदिक युग में जो आर्य संस्कृति थी उसका विकास गंगा जमुना के मैदानी इलाकों से और मध्य गंगा से निकल करके गंगा के पूरब के इलाकों और दक्षिण भारत तक हो चुका था। तो ये चंद महाजनपद थे। एक बार फिर अगर हम इनकी बाउंड्री देखें तो उत्तर में आप कंबोज कह सकते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि हिंदुकुश का इलाका। दक्षिण में सबसे सुदूर दक्षिण में जो है वो गोदावरी नदी के दक्षिण है। पश्चिम में आप तक्षशिला या गंधार का इलाका कह सकते हैं और पूरब में भागलपुर। तो ये जो क्षेत्र है ये महाजनपद का क्षेत्र है। हमने बाउंड्री या ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझा है। उसके बाद हम चलते हैं टाइमलाइन की तरफ। और टाइमलाइन को समझने से पहले हम थोड़ा सा मगध जो है, मगध की ज्योग्राफी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने इस बात का तज़किरा किया कि पावर सेंटर जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ शिफ्ट हो चुका था। पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जो है वो दोआब का इलाका, फिर मध्य गंगा, और मध्य गंगा में भी पूरब का इलाका जो है वो पावर सेंटर बना। और ये न सिर्फ हिंदुस्तान का पावर सेंटर बना बल्कि एक बहुत बड़ा एम्पायर बनकर खड़ा हुआ और दुनिया की बड़ी शक्तियों में इसका नाम होने लगा। न सिर्फ दुनिया की बड़ी शक्ति बल्कि इस इलाके से जो मजहब निकला उसने पूरे दुनिया के लोगों को मुतासिर किया और हिंदुस्तान का पैगाम दुनिया भर में फैला। तो हम बात कर रहे हैं मगध की और मगध के आसपास के इलाकों की। तो इन इलाकों की हिस्ट्री या पॉलिटिकल हिस्ट्री समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की ज्योग्राफिक कंडीशन क्या थी और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो मगध के फेवर में थे और बाकी दूसरी जगह पर कॉमन नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि गंगा नदी का क्षेत्र है। अगर आप गंगा के उद्गम स्थल को देखें तो गंगा गंगोत्री से निकलती है और गंगा के साथ साथ पैरेलली यमुना नदी भी निकलती है और गंगा और यमुना लगभग पैरेलली चलती है और इलाहाबाद के मकाम पर ये दोनों नदी मिल जाती है, दोनों का संगम होता है।
उसके बाद जो है बहुत सारी नदियां गंगा में उत्तर और दक्षिण से आकर मिलती हैं। उत्तर से जितनी नदियां मिलती हैं वो ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं और गंगा में आकर के मिल जाती हैं। तो गंगा के उत्तर का जो मैदान है वो बहुत ही उपजाऊ मैदान है और गंगा के दक्षिण का भी मैदानी इलाका जो है वो हालांकि थोड़ा छोटा है लेकिन वो भी काफी उपजाऊ मैदान है। अब इस रास्ते में अहम शहर कौन से हैं? तो जहां पर गंगा और जमुना मिलती है वो अहम शहर जो है वो उस जमाने में कौशाम्बी था, जो आज के इलाहाबाद या फिर प्रयागराज कह सकते हैं उसको। उस इलाके में ये शहर आबाद था और ये बहुत अहम की पॉइंट था जहां से आप गंगा नदी को कंट्रोल कर सकते हैं और जमुना को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके आसपास जो शहर आबाद हैं उससे आपके तजारती ताल्लुकात हो सकते हैं। तो इलाहाबाद बहुत अहम शहर था। और दूसरा अहम शहर आप देख सकते हैं गंगा के ऊपर वो बनारस का था, वो इलाहाबाद और पटना के बीच में था। और तीसरा अहम शहर जो है वो पटना का शहर है। तो पटना इस मैप में हालांकि दिखाया नहीं गया है, हम बात मगध की कर रहे हैं। तो मगध का जो इलाका है वो ये समझ लीजिए कि सोन नदी गंगा से आकर मिलती है दक्षिण से और ऊपर में घाघरा और गंडक नदी। तो ये जो इलाका है गंगा के दक्षिण का वो इलाका मगध का इलाका है। तो इस इलाके की बहुत सारी खुसूसियात हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज तो आपने देख ली कि गंगा का मैदान होने की वजह से काफी उपजाऊ है और यहाँ पर इतनी ज्यादा फसल हो जाती है कि शहरी तहजीब के लिए बहुत सफिशिएंट है। और दूसरा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, वो नदी के किनारे होने की वजह से, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की कि नदी के किनारे होने का फायदा ये था कि आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो सकता था और एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो सकती थी। ये एडवांटेज सिर्फ मगध के साथ ही नहीं था, कौशाम्बी के साथ भी था और गंगा के किनारे जो भी रिवर कॉन्फ्लुएंस पे जो इलाके थे उनके साथ ये एडवांटेज था, चाहे वो बनारस हो या फिर इलाहाबाद हो या पटना हो। तो हम ये समझ सकते हैं कि इन तीनों शहरों में एक खास किस्म का कंपटीशन हो सकता है। ये तीनों जगह ऐसी की जगह है जहां से कंट्रोल किया जा सकता है। इलाहाबाद में दो अहम नदियां मिल रही हैं, यमुना और गंगा, कौशाम्बी में। उसके बाद जो है जहां तक पटना की बात करें तो पटना के पास जो है 4 नदियां मिल रही हैं। पटना के पश्चिम में सोन नदी है, ऊपर में घाघरा और गंडक नदी है। तो गंगा के दक्षिण में जो हिस्सा है वो मगध का इलाका कहलाता है। गंगा के उत्तर में जो हिस्सा है जिसको वज्जी या फिर वैशाली भी कह सकते हैं वो इलाका है। तो ये दो इलाके बहुत अहम हैं। अब जो उसके अलावा जो चंद अहम बात है गंगा के दक्षिणी जो मगध के इलाके हैं उसके साथ ये है कि ये एक नेचुरल फोर्टिफिकेशन है। यहाँ पे नेचुरल फोर्टिफिकेशन क्या है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की कि भारत के जो पठार हैं दक्कन के या फिर छोटा नागपुर का जो पठार है वो मगध के ठीक पीछे या फिर दक्षिण की ओर है। तो जिसकी वजह से दक्षिण से हमला करना काफी मुश्किल है। और मगध के पूरब में जो अंग का क्षेत्र है और उसके पूरब से कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है जो उस पर हमला कर दे। पश्चिम से सोन नदी है तो जिसकी वजह से अगर पटना या मगध के इलाके पे हमला करना है तो सोन नदी क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो पश्चिम से सेफ हो गया। उत्तर की तरफ से गंगा है तो गंगा एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अहम जगह भी है, साथ ही साथ एक सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है वैशाली से अगर कोई हमला होता है। पूरब की तरफ अंग है जो कि बहुत बड़ी शक्ति नहीं है और उसके पूरब में कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है और बीच में बहुत सारी नदियां और पहाड़ है। और दक्षिण में जो है वो छोटा नागपुर की पठारी है और घने जंगल है जिसकी वजह से एक नेचुरल फोर्टिफिकेशन हो गया। और सबसे अहम जो चीज मगध के साथ है वो ये है कि छोटा नागपुर का जो पठारी इलाका है जो आजकल झारखंड में है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, तो यहाँ एक अहम चीज है कि यहाँ लोहे के स्रोत है। तो आयरन अगर आपके पास है तो उस दौर में समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा हथियार आपके साथ हो सकते हैं और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी आपके साथ हो सकती है जिसका आप इस्तेमाल एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एडवांटेज हो जाएगा। तो अगर आयरन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लोहा था वो या तो मगध के पास था या फिर अवंती जो उज्जैन का इलाका है उज्जैन के इलाके में था। तो ये समझ लीजिए कि पटना और उज्जैन ये दोनों इलाका आयरन के मामले में अहम थे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका हाईलाइट किया गया है वो मगध का इलाका है। और अगर हम मैप को डिटेल में देखना चाहें तो गंगा नदी है, गंगा नदी में दक्षिण से सोन नदी आकर मिलती है और फिर उसके पीछे जो है पुनपुन और फल्गु की नदियां हैं। ये सोन नदी और फल्गु नदी के बीच का जो इलाका है वो एक नेचुरली फोर्टिफाइड इलाका है। ये हिस्टोरिकली इसकी वजह से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है ये इलाका और इस इलाके में जो नेचुरल रीजंस बताए हैं उसकी वजह से जो है आगे चल कर के एक अहमियत का हामिल हो जाता है। अब हमने ज्योग्राफी को देख लिया कि उस समय की गंगा नदी की ज्योग्राफी क्या थी और साथ ही साथ जो महाजनपद थे उनके क्षेत्र क्या थे। उसके बाद हम टाइमलाइन, जैसा कि मैंने पहले बताया, इतिहास समझने के लिए हमको जो एरिया है वो जानना जरूरी है, साथ ही साथ टाइमलाइन भी जानना जरूरी है। तो टाइमलाइन
देख लेते हैं वो क्या है। टाइमलाइन के बारे में जो है वो चीज़ें एग्जैक्टली नहीं बताई जा सकती हैं, वो अप्रोक्सीमेटली ही बताई जा सकती हैं, और वो अप्रोक्सीमेशन दिन का या हफ्ते का नहीं है बल्कि सालों साल का है। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि सदियां भी जो है चेंज हो सकती हैं। उसकी वजह ये है कि जितने भी सोर्सेज हैं वो सोर्सेज में आपस में कंट्राडिक्शंस हैं, और दूसरी वजह जो है वो ये है कि जितनी भी सोर्सेज हैं उसको आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसमें भी बहुत ज्यादा मिसमैच होता है। हालांकि बहुत सारे डेट्स दिए हुए हैं कि महात्मा बुद्ध की पैदाइश कब हुई, महावीर की पैदाइश कब हुई, या फिर उन लोगों की मौत कब हुई, मुख्तलिफ डायनेस्टीज जो है वो कब वजूद में आई, तो ये सब अप्रोक्सीमेटली कही जाती हैं। और इतना ज्यादा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है इसमें कि हम परफेक्टली ये नहीं बता सकते हैं कि इस साल में ये घटना हुई होगी। तो टाइम को सदियों के हिसाब से बताया जा सकता है या फिर बहुत ज्यादा टाइम का इसमें डिफरेंस है। तो हम ये देखते हैं कि छठी या पांचवी सदी ईसा पूर्व में ये समझिए कि भारत में शहरी तहजीब का या फिर नगरीय सभ्यता का विकास हुआ या फिर उनकी शुरुआत हुई। तो उसी समय जो है महाजनपद है की भी स्टार्टिंग है, और यही वो दौर था जब शहरी तहजीब उभर रही थी। तो उस दौर में हिंदुस्तान के दो अजीम मजहबी रहनुमा, गौतम बुद्ध जिनको सिद्धार्थ गौतम कहा जाता है, और साथ ही साथ वर्धमान महावीर जो जैन मजहब के जो रहनुमा हैं और बौद्ध मजहब के रहनुमा, ये दोनों भी उसी वक्त जो है तारीख में हमको नजर आते हैं। उसके बाद हम इधर ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहे थे तो वेस्ट को हम भूल न जाएं। तो तकरीबन 550 ईसा पूर्व में क्या होता है, ईरान के अंदर एक इनकलाब आता है, और उस इनकलाब में साइरस द ग्रेट, जिनको कोरोश-ए-आज़म कहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े सल्तनत की बुनियाद डाली जिसको हखामंशी सल्तनत कहते हैं या फिर अकेमेनिड एम्पायर कह सकते हैं। उन्होंने हिंदू कुश क्रॉस किया और उनके बाद के जो हुक्मरान हुए उन्होंने पंजाब तक का इलाका जीत लिया। तो ये तकरीबन 550 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। तो जितने भी महाजनपद की जो घटना घटित हुई है वो भी इसी सब आसपास में घटित हुई है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत में या पंजाब में कह सकते हैं कि सिकंदर की आमद हुई। सिकंदर ने जो है भी वही इलाका या उससे कुछ ज्यादा इलाका जो ईरानियों ने जीता था वही सब इलाका जीता, और 321 ईसा पूर्व में या 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, मौर्यन एम्पायर की का कयाम वजूद में आया, और चंद्रगुप्त ने जो है वो नंद वंश की का खात्मा करके एक नए डायनेस्टी की शुरुआत की। तो ये मौर्य एम्पायर जो है वो 321 या 322 ईसा पूर्व में वजूद में आया। तो ये टाइमलाइन आप समझ सकते हैं कि छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के हम 322 या 321 इस दौर का मुताला हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे दो लेक्चर्स होंगे। जो पहला लेक्चर है आज का, उसमें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री और जोग्राफिया इस क्षेत्र का पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे, और अगले लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो तहजीब के दीगर पहलू हैं, जैसे कि उसकी इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या रही है, उस दौर में और क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, उस दौर में जो मुख्य धर्म हैं वो उनका क्या इतिहास रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको जानने की कोशिश करेंगे। अब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ने से पहले या उसको समझने से पहले उस समय के महाजनपद के क्या पॉलिटिकल सिस्टम थे उसको जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भारत में दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ। वैशाली जो कि नॉर्थ बिहार में है उसमें भारत की सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित होने की बात की जाती है। हम बहुत गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वो वाकई में डेमोक्रेटिक या जमहूरी या लोकतांत्रिक व्यवस्था थी या फिर कुछ और थी। के लिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय जो है वो किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी। राजनीतिक व्यवस्था हम दो प्रकार की बता सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी। एक तो ये मोनार्की थी, मोनार्की जिसमें आप ये समझ सकते हैं बादशाहत या फिर राजतंत्र आप कह सकते हैं, जिसका केंद्र बिंदु राजा होते थे या फिर बादशाह जिसका मरकजी किरदार होते थे। उनके पास एब्सोल्यूट पावर रहती थी और सिस्टम पूरा उनका रहता था और वो कंट्रोल करते थे चीजों पर। और दूसरा तरीका जो था वो रिपब्लिक कह सकते हैं या जिसको गणसंघ या जनसंघ कहा जा सकता है। वो जनसंघ का जो तरीका था वो ये था कि कोई बादशाह तो परमानेंट बादशाह नहीं होता था, लेकिन जो जितने भी उस इलाके के कबीले होते थे या फिर उस इलाके की जो बड़ी बड़ी फैमिलीज कह सकते हैं आप वो होती थी, वो सब एक जगह इकट्ठा होते थे और अपने बादशाह को चुनते थे या फिर कोई अहम फैसला जो लेना होता था वो उनकी शूरा लेती थी। अब वो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। तो अगर हम दौरे जदीद या फिर मॉडर्न टाइम आधुनिक युग के लोकतंत्र से उसका कंपेयर करें तो वो सही नहीं होगा,
लेकिन उनकी व्यवस्था इस तरह थी कि जितने भी कबीले होते थे, कबीले के सरदार जो होते थे, वो एक जगह इकट्ठा होकर के फैसला करते थे। तो वो न तो मोनार्की या बादशाहत थी और न ही वो लोकतंत्र था, बल्कि वो रिपब्लिक से मिलती जुलती शक्ल थी, जिसको गणसंघ कहा जाता है। और उसमें जो है अलग व्यवस्था थी, लेकिन उसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। और उसमें भी जो आवाम है, वो आम जनता, उनको बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं थे, लेकिन वो बादशाह से मुख्तलिफ थी। और उसमें जो है वो अलग अलग कबीले के जो सरदार होते थे और अलग अलग फैमिलीज के जो हेड होते थे, उनकी बात को सुना जाता था। और एक समझ सकते हैं कि जो संसदीय प्रणाली आप कह सकते हैं, वो एक तरह की संसद थी और वो मिलकर के फैसला करती थी। तो अगर हम दोनों प्रकार के सिस्टम की बात करें तो बिहार में ही दोनों मिल जाता है। बिहार के दक्षिण में मगध है, तो मगध जो है वो समझ लीजिए कि मोनार्की है, वहां पे बादशाहत है। और गंगा का जो उत्तरी इलाका है, जिसको वैशाली कहा जाता है, वैशाली में जो है रिपब्लिक या गणसंघ है। तो दोनों प्रकार का सिस्टम। और भी अलग अलग जगह नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे गणसंघ थे, दूसरे इलाकों में भी दोनों तरह का सिस्टम मौजूद था। अब वीकनेस इसमें क्या थी, गणसंघ की वीकनेस क्या थी कि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो जाती थी, और उनकी स्ट्रांग पॉइंट जो था वो चीज़ें मशवरे से तय होती थी, जिसकी वजह से एक प्रोसीजर जो है वो बेहतर था और लोगों की बातें सुनी जाती थी। लेकिन स्ट्रांग सिस्टम जो था वो मोनार्की था, इसी वजह से मोनार्की ज़्यादा दिन तक कायम रहा और इसने जो है वो जनसंघ का खात्मा कर दिया और एक बड़ी हुकूमत बन करके उभरा। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो महाजनपद थे उसमें मुख्य शक्तियां कौन कौन सी थी, या फिर उसमें अहमियत के हामिल कौन कौन सी जगह थी। तो मगध के बारे में हम जानते ही हैं कि आगे चल करके बहुत बड़ी शक्ति बनकर के उभरा। मगध के अलावा दूसरा जो क्षेत्र था वो वैशाली का था। वैशाली का क्षेत्र आप बहुत बड़ी हुकूमत के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन इलाकों में जैसे महावीर है, उनका जन्म हुआ, और महात्मा बुद्ध धर्म के हिसाब से भी जो है वो वैशाली बहुत अहमियत की हामिल है। तो कल्चरली, एजुकेशनली, इन सब चीजों में वैशाली की बहुत ज्यादा अहमियत रही है और बाद में भी इनकी काफी ज्यादा इज्जत रही है। उसके अलावा कौशल्य का जो इलाका है, जो अवध का इलाका है मौजूदा दौर में, वो भी बहुत बड़ी शक्ति थी। और अयोध्या और श्रावस्ती वगैरह का जो इलाका था वो इसी में आता था। और एक दूसरी जो शक्ति थी वो अवंती की थी, जो उज्जैन के पास है। ये चारों जो है वो बहुत मेजर प्लेयर थे, और हम ये देखते हैं कि इसमें तीन जो प्लेयर हैं वो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मगध के, कौशल्या के और अवंती के। और इन तीनों में क्या संग्राम छिड़ा, थोड़ा हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम मगध के जो राजनीतिक इतिहास को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम टाइमलाइन देख लेते हैं मगध की कि क्या है। जैसा कि हमने पहले एक ब्रीफ टाइमलाइन महाजनपद की दी थी, लेकिन अब मगध की ब्रीफ टाइमलाइन देख लेते हैं। तो मगध का जो महाजनपद था उसके बारे में यह कहा जाता है कि बिंबसार नाम का एक बादशाह था, उसकी वजह से मगध जो है वो लाइमलाइट में आया। उसकी जो राजधानी थी वो राजगीर थी, तकरीबन 6ठी या 5वीं ईसा पूर्व की बात है। उसके अलावा दूसरी जो डायनेस्टी थी वो 5वें ईसा पूर्व में ही वजूद में आई, वो शिशुनाग की डायनेस्टी है। और फिर उसका खात्मा करके नंद वंश जो 5वीं या 4थी सदी ईसा पूर्व में आप कह सकते हैं, वो नंद वंश की स्थापना हुई। और 322 या 321 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य वंश की स्थापना हुई और नंद वंश का खात्मा हुआ। तो ये 4 अहम डायनेस्टी है, जिसमें शुरू की 3 जो डायनेस्टी है उसका हम तज़किरा करेंगे। और ये चारों जो डायनेस्टी है वो मगध साम्राज्य की बहुत अहम डायनेस्टी है। और मौर्य के बाद में भी मगध जो है वो पॉलिटिकल सेंटर बना रहा, लेकिन मौर्य के वक्त में मगध जो है वो अपने उरूज पर था और राजनीतिक शक्ति अपने चरम पर थी, न सिर्फ मगध की बल्कि भारत की भी एक तरह से कह सकते हैं। उससे पहले मगध का उतना ज्यादा रोल नहीं था, उतनी बड़ी शक्ति नहीं थी, और मौर्य के बाद भी मगध जो है धीरे धीरे उसका पतन होता चला गया, राजनीतिक पतन। तो अब हम ये देखते हैं, सबसे पहला जो राजा है वो बिंबसार है। बिंबसार जो सबसे पहला वंश है का राजा है, तो उसको हर्यंक वंश कहा जाता है। और इस बारे में भी विरोधाभास है कि ये इसका संस्थापक है या इसका बहुत अहम राजा है। तो हम ये मान सकते हैं कि बिंबसार जो है वो मगध का एक राजा है और बहुत अहम है, उससे पहले भी राजा थे। अब ये किस डायनेस्टी से है इसमें भी विरोधाभास है। कुछ लोग इसको शिशुनाग डायनेस्टी का कहते हैं, कुछ लोग हर्यंक वंश का कहते हैं। हम ये मान के चलते हैं भी कि वो हर्यंक वंश का था। शिशुनाग के पक्ष में भी जो है वो तर्क दिए जाते हैं और हर्यंक के पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं, लेकिन चूंकि एक पक्ष को मान करके चलना है इसलिए हम हर्यंक वंश मान के चलते हैं। तो
बिंबिसार के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर कौन शख्स था और इसकी क्या पॉलिसी थी और इसके समय में मगध का किस तरह उत्थान हुआ। तो सबसे पहले जगह कौन सी थी, इसकी राजधानी जो थी वो राजगीर थी। राजगीर जो है वो अभी साउथ बिहार में है और राजगीर जो है वो मैदानी इलाका नहीं है। राजगीर का जो इलाका है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, हालांकि गंगा के दक्षिण में है। वो पटना से पूरब और दक्षिण साउथ ईस्ट में है पटना से, और गया के आप कह सकते हैं कि पूरब है। तो ये इलाका पटना और भागलपुर के बीच का इलाका है जो राजगीर का इलाका है। तो राजगीर इसकी राजधानी थी और राजगीर में उस दौर के बाकियात अभी भी मौजूद हैं और लोग सैर व तफरीह के लिए और टूरिज्म के लिए उस इलाके में जाते हैं। तो राजगीर इसकी राजधानी थी। अब इसने क्या किया कि इसको, ये बहुत ही पॉलिटिकली माइंडेड शख्स था कि जो डिप्लोमेसी भी बहुत अहम है और इसकी कंक्वेस्ट भी बहुत अहम है। अगर आप सिर्फ जो है एक्सपेंशन करते हैं और इलाकों को जीत लेते हैं तो लॉन्ग टर्म पर कामयाब नहीं रह सकते हैं। तो दोनों चीजें बहुत अहम है, डिप्लोमेसी बहुत अहम है। डिप्लोमेसी में आप अलायंस बनाते हैं, किसी की मदद करते हैं, कभी जंग करते हैं, लेकिन उन सब का अल्टीमेट जो मकसद होता है, जो उद्देश्य होता है, वो ये है कि अपने साम्राज्य का विस्तार और अपनी सत्ता को और ज्यादा मजबूत करना। तो इसने 3 शादियां की जिसका तस्करा मिलता है, 3 अहम शादियां। इसकी जो एक शादी हुई वो कौशल्य जो क्षेत्र है, आप पीपीटी में देख सकते हैं कि श्रावस्ती और शक्य का जो इलाका है, जो नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, वो नेपाल से जुड़ा हुआ जो अवध का इलाका आप कह सकते हैं, वो कौशल्य की राजकुमारी से शादी की। और दूसरी शादी जो है वो वैशाली की राजकुमारी से की, जो जस्ट मगध के अपोजिट में गंगा की दूसरी तरफ है। और तीसरी शादी जो है वो पंजाब के एक वंश की महिला से की। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उसने जो है डिप्लोमेटिक टाई अप किए थ्रू मैरिज, यानी शादी के जरिए से इन तीनों राज्यों से इसने अच्छे संबंध स्थापित किए। उसको पता था कि अच्छे संबंध रहेंगे तभी जो है हम अपने साम्राज्य का दूसरी ओर विस्तार कर सकते हैं। तो उसने कौशल्य और वैशाली से अच्छे संबंध स्थापित कर लिए और साथ ही साथ पंजाब के इलाकों में भी जो है उसकी डिप्लोमेटिक टाई अप थी, जिसकी वजह से तजारत दूर दूर तक फैल सकती थी। तजारत किस तरह की होती थी वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री में, लेकिन आप ये जान लीजिए कि पूरे नॉर्थ इंडिया में उस वक्त तजारत चलती थी। अब उसके बाद उसने क्या किया कि डिप्लोमेटिक टाई अप हो गया, साथ ही साथ उसकी जंग जो है वो 2 इलाकों से बताई जाती है। एक अवंती जो आप स्क्रीन पे साउथ वेस्ट में देख सकते हैं, और दूसरे अंगा जो है वो बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है, उस वक्त के महाजनपद का सबसे पूर्वी हिस्सा आप कह सकते हैं, जो कि भागलपुर का इलाका है। इसकी 2 इलाकों से जंग हुई। तो पहली जंग जो हुई, आप ये समझ सकते हैं कि अवंती या भागलपुर किससे जंग हुई वो बताना मुश्किल है, लेकिन इसके जो है डिप्लोमेटिक टाई अप जो है ये तीनों इलाकों से मिल जाते हैं। उसके बाद जो इसकी जंग हुई वो अवंती से जंग हुई। और अवंती से जंग में क्या हुआ कि अवंती से जो जंग हुई इसमें कुछ नतीजा नहीं निकला, कोई खातिर खाह कामयाबी नहीं मिली। न तो अवंती ही जीतने में कामयाब रहे और न ही मगध ही जीतने में कामयाब रहे। मैंने पहले ही बताया है कि अवंती के क्षेत्र में भी लोहा था और मगध के पास भी लोहा था, लेकिन मगध को सिर्फ ये एडवांटेज नहीं था कि उसके पास लोहा है, उसकी ज्योग्राफिक कंडीशन भी बहुत स्ट्रांग है और इसकी कम्युनिकेशन भी जो नदियों के जरिए से दूसरे इलाकों से काफी स्ट्रांग है। तो मगध के पास अपर हैंड है, लेकिन फिर भी जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। और इन दोनों के बीच का जो इलाका है वो इलाहाबाद का इलाका है। इलाहाबाद का जो इलाका है, कौशंबी का इलाका, इन दोनों के बीच में पड़ता है, एक तरफ मगध और दूसरे तरफ अवंती। तो इस इलाके के इक़्तिदार को लेकर के दोनों में जंगें चलती रहती थी। तो क्या हुआ कि इसने जो है इसके साथ ट्रीटी कर लिया और एक बार जो है जो उज्जैन का जो राजा था वो बीमार पड़ा, जॉन्डिस हो गया उसको। तो इसने अपने राज्य जो चिकित्सक थे उसको उसने भेजा, इससे उसके मधुर संबंध स्थापित हो गए। तो राज्य चिकित्सक का नाम जीवक था। इसकी वजह से मगध के अवंती के साथ मधुर संबंध स्थापित हो गए। तो जो पश्चिम की इसकी शक्तियां थी, इसके साथ डिप्लोमेटिक टाई अप बहुत अच्छे हो चुके थे। अब इसने क्या किया कि राज्य विस्तार के लिए पूरब की जो कमजोर शक्ति थी अंग, उस पर हमला कर दिया और उसको जीत लिया। तो ये बिंबिसार का कारनामा है। तो बिंबिसार ने ये समझ लीजिए कि राज्य विस्तार की नीति अपनाई और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और जो उसका जो साम्राज्य था वो मगध का क्षेत्र था, मगध से बढ़ाकर मगध और अंगा, यानी ये समझ लीजिए कि पूरे साउथ बिहार पर उसका कब्जा हो गया। अब बिंबिसार के बाद जो दूसरा राजा आता है वो अजातशत्रु। अब ये समझ लीजिए कि अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का बेटा है। अब इतिहास में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अजातशत्रु जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल शख्सियत। अब उसकी कंट्रोवर्सी को जानने से पहले हम इतिहास में उससे काफी आगे का सफर तय करते हैं, जिसमें समझ लीजिए कि 2000 साल बाद का सफर तय करते हैं। 2000 साल बाद एक बादशाह है जिसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब ने क्या किया कि जब सन 1658
ईस्वी के आसपास जो है जब शाहजहां बीमार पड़ा तो भाइयों में जंग होने लगी और जंग के नतीजे में जो है औरंगजेब कामयाब रहा। औरंगजेब ने शाहजहां को, जो कि उसका बाप था, उसको आगरा के किला में नजरबंद कर दिया और उसके बाद तकरीबन 7 साल तक वो उसी किले में नजरबंद रहा और उस किले में नजरबंदी के दौरान भी जो है उसको अलग अलग सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन इतिहासकारों ने औरंगजेब के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया और ये बताया कि देखिए मुगल बादशाह कैसे होते थे, अपने बाप के खिलाफ भी जो है वो रहम नहीं बरतते थे और उनको भी कैद कर देते थे। बाप के जीते जी बेटा हुकूमत कर रहा है और बाप जो है किले में नजरबंद है। तो ये जो है औरंगजेब के खिलाफ से प्रोपेगेंडा नहीं किया जाता है, बल्कि मीडिएवल पीरियड के सारे किंग के खिलाफ जो उनकी गलतियां, जो कि न सिर्फ उनकी थी बल्कि बादशाहत के सिस्टम की गलतियां थी, उसकी वजह से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है और ये कहा जाता है कि देखिए मुगल कितने क्रूर होते थे, औरंगजेब कितना क्रूर बादशाह था कि उसने अपने बाप को नजरबंद कर दिया। लेकिन हम ये देखते हैं कि मगध साम्राज्य के जो है पहले शासक बिंबिसार के साथ क्या हुआ। तो बिंबिसार के साथ ये हुआ कि अजातशत्रु जो उसका पुत्र था उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिंबिसार ने क्या किया था, अंग को जीतने के बाद उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासक बनाया और खुद राजगीर में रहा। अब उसने क्या किया कि हालांकि बिंबिसार ने उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, लेकिन उससे सब्र नहीं हुआ और उसने अपने ही बाप को का कत्ल कर दिया और ये कहा जाता है कि काफी क्रूरतापूर्ण हत्या की उसने अपने पिता की। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास का पहला पितृघात का जो केस है, यानी पैरिसाइड का केस है, वो अजातशत्रु का है। अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या की और ये राजनीति है जिसमें कहा जाता है किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी बादशाहत में कोई कराबत नहीं देखी जाती है, एक जुनून होता है और ये जो सत्ता का नशा होता है उसमें इंसान भूल जाता है कि कौन भाई है और कौन बाप है। तो ये सिर्फ जो है किसी एक के साथ सीमित नहीं है, ये इतिहास का मुताला करेंगे तो भाई का कत्ल तो बहुत आम है। हर डायनेस्टी में ऐसी कुछ मिसालें मिल जाती हैं कि भाई भाई का कत्ल कर देता है, लेकिन जब सत्ता का लोभ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान बाप के कत्ल से भी बाज नहीं आता है और ये एहतराम भी खत्म हो जाता है। किसी एक बादशाह के नजरबंद से उसके खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा किया जा सकता है औरंगजेब के, तो आप ये देखिए कि अजातशत्रु जो है वो अपने पिता की हत्या कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी चर्चा नहीं होती है। और ये जो है सोशल मीडिया पे या मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये प्रोपेगेंडा करने का मकसद आप बेहतर जानते हैं कि आखिर उनका क्या मकसद होता है। तो बहरहाल ये अजातशत्रु का एक पक्ष रखा, तो सिर्फ पिता की हत्या ही उसका एक पक्ष नहीं था, उसका नेचर जो था वो काफी एग्रेसिव था और वो एक्सपेंशनिस्ट था। हम पहले ही देख चुके हैं कि बिंबिसार ने अपने पूरब में अंग वंश के साथ जो है उसका झगड़ा हुआ और उसने अंग वंश पे जीत लिया और साउथ बिहार पूरे इलाके पे उसका कब्जा हो गया। उसके बाद जो है बिंबिसार के बेटा जो अजातशत्रु हुए, उन्होंने क्या किया कि बिंबिसार के समय में क्या हुआ था कि कौशल्या का जो राज था उसके साथ उनकी संधि थी और कौशल्या के राज से उनकी संधि जो थी वो इस तरह हुई थी कि उन्होंने कौशल्या की राजकुमारी के साथ शादी की थी और उसके जहेज में जो है काशी का इलाका जो है वो आ चुका था। अब अजातशत्रु ने यह बहाना बनाया कि काशी के जो लोग हैं वो उसके वफादार नहीं हैं और कौशल्या जो है उनको भड़का रहा है, इस तरह की चीजें मिलती है इतिहास में। तो उसने क्या किया कि कौशल्या पे चढ़ाई कर दिया। अब अक्लमंदी इसकी देखिए कि अजातशत्रु का जो ननिहाल था वो वैशाली में था, उसको पता था कि वैशाली वाले उसके खिलाफ नहीं आएंगे क्योंकि वो उसके रिश्तेदार हैं। तो इस बात को जानते हुए उसने सबसे पहले जो है कौशल्या पे हमला किया। वैशाली वाले जो है इसमें न्यूट्रल रहे और अजातशत्रु ये इल्जाम लगाता है कि वैशाली जो है वो कौशल्या के साथ थे। बहरहाल उसने क्या किया कि कौशल्या के साथ उसकी जंग हुई, घमासान जंग हुई, लेकिन उसने कौशल्या के इलाके को जीत लिया और समझिए कि दक्षिण बिहार के बाद जो दूसरा क्षेत्र इसके कब्जे में आया वो काशी का और अवध का क्षेत्र था। जब इन इलाके की फतुहात से वो फारिग हो गया तब इसका सबसे करीबी जो है इलाका है वो नॉर्थ बिहार का इलाका है। ये देखिए इसने किस तरह डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल किया कि उसने वैशाली पे हमला नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि वैशाली पे अगर हमला करेंगे तो दूसरे लोग उसके साथ आ जाएंगे, लेकिन दूसरे पे हमला करेंगे तो वैशाली उनके साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि वैशाली उसका ननिहाल था। अब उसके बाद उसने क्या किया कि वैशाली पे भी हमला कर दिया कौशल्या को जीतने के बाद। वैशाली के साथ भी उसकी घमासान जंग हुई और वैशाली जब उसने जीत लिया तब ये कहा जाता है कि उसने वैशाली के इलाके में कत्लेआम कर दिया। कत्लेआम की जो भी केसेस होती हैं बहुत ज्यादा एग्जैजुरेटेड होती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते किस स्तर पर किया होगा। तो शायद जो अपोनेंट फौज रही होगी या फिर जो अपोनेंट डायनेस्टी रही होगी उसके कत्लेआम तक चीजें सीमित रही होगी। नागरिक, सामान्य नागरिक की इसने हत्या नहीं की होगी, लेकिन मैसेकर का जो लफ्ज है वो आता है। ये तो उसकी पॉलिसी थी। तो उसने कौशल्या के इलाकों को जीत लिया और साथ
साथ ही साथ जो है वैशाली को जीत लिया। इसने एक काम और किया कि अब इन इलाकों को जीत लिया तो अवंती जो है वो एक बड़ी शक्ति बची थी जो इसके लिए खतरा बन सकता। तो उसने क्या किया कि राजगीर उसकी राजधानी थी, राजगीर से नॉर्थ साइड में जो सोन नदी गंगा के पास मिलती थी वहां पर एक फोर्ट या किले की स्थापना की, और वो इलाका जो है वो पाटल गांव कहलाता था, जिसको बाद में पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। तो वहां पर एक किला बनाया, और जो इसके बाद के जो बादशाह हुए उन्होंने राजगीर से अपनी राजधानी पटना में शिफ्ट कर ली, पटना या पाटलिपुत्र में। तो ये एक इसकी स्ट्रेटजी है। और इसके दौर में जो जंगी फतूहात हुई तो इसने जंग में बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल किया। टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो इस तरह से किया कि इसने कई सारे आलात इस्तेमाल किए, और ये कहा जाता है कि दूर दूर तक फेंकने वाले आलात इस्तेमाल किए। महाजनपद में कब ये चीज हुई हम नहीं कह सकते, लेकिन हाथी का जो इस्तेमाल, जंगी इस्तेमाल है, वो भी मगध से शुरू हुआ ऐसा कहा जाता है। बहरहाल इसमें कंफर्मेशन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाथी का जो जंगी इस्तेमाल है वो हिंदुस्तान से शुरू हुआ। हिंदुस्तान से ये चीज ईरान और यूनान पहुंची, फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग हाथी का इस्तेमाल जंग के लिए करने लगे। तो ये जो है वो हिंदुस्तान की एक मतलब मिलिट्री जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड को, वो ये है कि जंग में हाथी का इस्तेमाल इन्होंने किया। ये जंग में हाथी का इस्तेमाल कई बार फायदे का भी सौदा हुआ और कई बार नुकसान का भी सौदा हुआ, क्योंकि डिफेंस के लिए हाथी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऑफेंस के लिए बाज औकात जो है ये आपके लिए नुकसानदेह बन सकती है। इसी के दौर में क्या हुआ था कि अवंती की जो हुकूमत थी, वो अवंती की हुकूमत जो है उसने इलाहाबाद के इलाके पर कब्जा कर लिया था। तो सिर्फ मगध ही नहीं फैल रहा था, मगध के अलावा अवंती का इलाका भी फैल रहा था। तो अवंती जो है इलाहाबाद के कब्जे के साथ जो संगम का एरिया था उस पे अवंती हुकूमत का कब्जा हो गया। तो दो बहुत बड़ी शक्तियां बची, एक तो मगध की शक्ति बची और एक अवंती की शक्ति बची। अब जो है ऐसा था कि कभी न कभी इन दोनों में जो है टकराव होना जरूरी था। ये जो इतिहासकार बताते हैं कि भारत पर जब विदेशी आक्रमण हुआ उसके नतीजे में यहाँ जो है आपस में इतनी खाना जंगी शुरू हुई, और हिंदुस्तान के लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे से जंग नहीं करते थे। तो ये चीजें जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये चीज गलत साबित हो जाती है। किसी भी विदेशी हमले के प्रमाण मिलने से पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ के बादशाह भी जो है हुकूमत पाने के लिए अपने बाप तक का कत्ल कर देते हैं, अपने ननिहाली रिश्तेदारों का कत्ल कर देते हैं, भाई भाई का खून कर देता है। और ये जो है वो बादशाहत का एक नेचुरल तरीका है कि बादशाहत में ऐसा होता ही है, सिर्फ यहाँ ही नहीं दुनिया में हर जगह हुआ है। तो ये जो फैब्रिकेटेड हिस्ट्री है जिसमें ये बताया जाता है कि यहाँ के लोग काफी मिलजुल कर रहते थे और भाई भाई से प्रेम से रहता था, भाई भाई के लिए गद्दी छोड़ देता था, ऐसी मिसालें भी हर जगह है। और भाई भाई की हत्या करता था, आपसी खाना जंगी होती थी और फिर उसमें खून बहता था, ये भी यहाँ भी था और दूसरी जगह भी था। तो ये चीज समझ लेना जरूरी है कि इतिहास में ऐसा हुआ है, और इसका कारण क्या था वो कभी हम बाद में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर्स में। अब इसने अपनी राजधानी जो है वो राजगीर बनाया था। अब अजात शत्रु के बाद क्या हुआ कि अजात शत्रु ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी अपने पिता की हत्या की, वो उसके बाद भी नहीं रुकी, और उसके बाद भी ऐसा सोर्सेज का कहना है, हिस्टोरिकल सोर्सेज का, कि जो 5 राजा हुए उसमें भी आपस में काफी खूनी संघर्ष होता था, एक के बाद दूसरे में सत्ता स्थानांतरण में। ये कहा जाता है कि 5 जो राजा हुए एक के बाद एक, वो पितृघाती हुए, यानी पैरिसाइड के में इन्वॉल्व हुए। अब ये कितना सच्चाई है इसमें, लेकिन इससे ये बात तो जरूर पता चलती है कि आपसी लड़ाइयां बहुत ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से जो है लोग इनसे तंग आ गए, ये कहा जाता है, और लोग तंग आ गए और बाद में ये भी थोड़ा कमजोर पड़ने लगे। तो लोगों ने इसको हटा करके एक दूसरे खानदान की बुनियाद डाली, लोगों ने एक दूसरा राजा चुन लिया, जो हो सकता है कि इनके यहाँ का कोई सेनापति हो, या फिर हिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिलता है। तो एक नए वंश की स्थापना होती है जिसको शिशुनाग वंश कहा जाता है। शिशुनाग वंश के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इसके बारे में जो एक अहम जानकारी मिलती है वो ये है कि अभी तक जो मगध और अवंती की राइवलरी थी वो खत्म हो जाती है और अवंती पे भी इनका कब्जा हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र तक हो जाता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ बिहार, और ये समझ लीजिए कि पूरा ईस्टर्न यूपी और उज्जैन का जो इलाका हुआ, ये जितने भी अहम मकामात हैं उन पर इनका कब्जा हो जाता है। अब उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि शिशुनाग वंश के बाद जो है एक दूसरा वंश जो है वजूद में आता है, वो नंद वंश है। नंद वंश की भी थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। नंद वंश के बारे में इतिहासकारों का बहुत ज्यादा अच्छा कहना नहीं है, मतलब अच्छा उनके बारे में ओपिनियन नहीं है, उसकी चंद वजूहात हैं, तो उस पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नंद वंश के साथ क्या खास बात रही। तो नंद वंश का जो ओरिजिन है वो लोअर कास्ट का है। ये कहा जाता है कि वो लोग हजाम थे,
थे। तो अब उस समय के जो इतिहासकार हैं उन्होंने उसके खिलाफ जाहिर सी बात है लिखा ही होगा, क्योंकि उस समय तक जो परंपरा थी वो क्षत्रिय ही शासक बन सकता था। लेकिन चूंकि एक टैलेंटेड या समझ लीजिए कि होशियार आदमी था और उसने मौका देखा और उसने जो है अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इस वजह से चूंकि वो क्षत्रिय नहीं था और वो शासक बन गया, लोग उसके खिलाफ हो गए, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करने लगे। तो ये भी एक वजह हो सकती है नंदवंश के खिलाफ। लेकिन जो ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं उसको हम देना चाहते हैं। वो किस तरह शासन में आया और किस तरह उसने सत्ता हथियाया। अब ये कहा जाता है कि जो उस समय की जो शिशुनाग वंश की जो आखिरी राजा था, उसकी रानी के साथ उसके काफी करीबी ताल्लुकात थे और ये भी कहा जाता है कि उसके अनैतिक संबंध थे उसके साथ, समझिए कि गैर अखलाकी ताल्लुकात उसके साथ थे, और जिसके साथ मिल करके उसने शिशुनाग वंश के आखिरी राजा की हत्या कर दी। और आखिरी राजा की हत्या के बाद जो है उसने ये किया कि उस राजा के जो परिवार के लोग थे उसका कत्ल कर दिया और कत्लेआम किया समझिए। उसके बाद वो हुक्मरान बन गया और हुक्मरान बनने के बाद भी उसने जो है वो चुन चुन करके जितने भी लोग उसके रास्ते में थे उसका सफाया किया। अब एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या वो महापद्मनंद जो था वो गद्दार था। ये बहुत अहम सवाल है। इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ये इन चीजों पर हमें गौर करना चाहिए। अब इतिहास में जब हम देखते हैं कि कोई भी शासक बनता है वो किस तरह से बनता है, 2 ही 3 प्रोसेस है। या तो आप पहले से उस इलाके में कोई शासक ही ना हो, आप अपने ताकत के जोर पर लोगों को अपने अधीन कर लें, तब आप शासक बन सकते हैं। तो लोगों को आप अपने अधीन कर रहे हैं, लोगों पर जोर जबरदस्ती करके अपने अंडर में ला रहे हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी फौज इकट्ठा करें और दूसरे शासक पे हमला कर दें। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो पहले से मौजूद शासक है उसके दरबार में आप रहें और उसको हटा दें। तो यही तरीका था। उस जमाने में कोई डेमोक्रेटिक तरीका तो था नहीं कि जो शख्स राजा बनना चाहता है वो अपनी मर्जी से लोगों के सामने अपनी राय रखे और लोग उसको चुन करके राजा बना लें। उस वक्त आपको राजा बनना है तो आपको यही सब तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। या तो आपको जो पहले से मौजूद राजा है उसके खिलाफ आपको जाना पड़ेगा, या फिर आपको ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या किसी इलाके पे हमला करना पड़ेगा। तो राजा बनने की कोई भी सूरत जो है वो आज के दौर के अखलाकियाती उसूल जो है उसके मुवाफिक नहीं है। तो राजतंत्र को ही आप गलत कहिए, कोई गद्दार नहीं होता है। पहले से जो राजा था उसने भी यही किया और उसके पहले का राजा उसने भी यही किया। कोई गद्दार नहीं होता है। कोई कमजोर राजा होता है तो उसके अधीन जो लोग होते हैं वो मौके का फायदा देखते हैं और फिर जो है अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। तो जज्बाती होकर के जब हम तारीख का मुताला करेंगे तो किसी एक को विलेन और किसी एक को हीरो बनाएंगे, किसी को सही और किसी को गद्दार घोषित करेंगे। हकीकत में तारीख में न तो कोई आक्रांता होता है और न कोई देशभक्त होता है, न ही कोई हीरो होता है, न ही कोई विलेन होता है, न ही कोई बहुत अच्छा होता है, न ही कोई गद्दार होता है। ठीक है, आवाम के साथ उसके क्या सलूक हैं उस पर तो जज किया जा सकता है, लेकिन राजतंत्र की स्थापना किस तरह की जा रही है उसके बारे में एक ओपिनियन तो दिया जा सकता है। लेकिन जज्बाती होकर के तारीख का मुताला जो है वो हमारे लिए बहुत गलत हो सकता है। तो इस वजह से हम किसी भी शासन तंत्र की स्थापना की जब हम बात करें तो स्थापना के समय वही सारी चीजें होती हैं जो अनैतिक कहलाती हैं। आज के स्टैंडर्ड नहीं, हर दौर के नैतिक मूल्यों के मुताबिक जो है वो अनैतिक ही कही जाएंगी, लेकिन बगैर उसके जो है वो चीज़ स्थापित नहीं हो सकती है। डेमोक्रेसी का भी जो सिस्टम है उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं और अभी उसका वक्त नहीं है। बहरहाल हम वापस आते हैं महापद्मनंद पे कि किस तरह उसने जो है रानी के साथ अनैतिक संबंध स्थापित किए और गैर कानूनी ताल्लुकात उसके साथ पैदा किया और उसके बाद फिर जो है उससे मिल करके राजा की हत्या की और फिर जो है राज परिवार के सदस्यों की हत्या की और फिर जो है वो पावर में आ गया। इस वजह से जो है, और दूसरा कि वो चूंकि उसका ओरिजिन जो था वो लोअर कास्ट से था, अगर वो क्षत्रिय होता तो शायद उसके गुनाह माफ हो जाते, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं था, इसलिए इतिहासकारों ने उसके खिलाफ काफी ज्यादा लिखा है। उसकी जो है वो फतुहात क्या रही, तो उसकी जो फतुहात रही है वो कलिंगा को जीतना। हम जानते हैं कि अशोक के समय में कलिंगा पर जो है अशोक ने हमला किया और उसको जीता, और एक बहुत बड़ी कहानी है उस वक्त की, तो आगे लेक्चर्स में हम उसको देखेंगे। लेकिन मगध के शासकों में कलिंगा पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक जो था वो महापद्मनंद था। उसने कलिंगा पे हमला किया और जीत लिया। और कलिंगा का जो उस समय शासक था वो जैन धर्म का मानने वाला था। अच्छा, नंद वंश जो था उस समय का समझिए कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी और इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल भी मिलती है। उसकी डिटेल मिलने की वजह यह है कि यूनानी लोगों ने भी इसके बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। उससे पहले के जो शासक थे उसके बारे में यूनानी लोगों ने लिखा नहीं, और इसके बारे में जो लोगों का लिखना है वो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में ये कहना है कि इसकी जो फौज थी उसमें समझिए कि जैसा कि मैंने हाथी का तज़किरा किया, तो हाथी का तज़किरा फौज में सबसे पहले इसी के वक्त में मिलता है मगध शासकों में।
में की मिलिट्री जो थी, इसमें 2 लाख समझिए प्यादे थे या पैदल फौज थी, 60,000 घुड़सवार थे, तकरीबन 5,000 हाथी और 2,000 रथ थे। ऐसा इतिहासकारों का कहना है। यह फिगर एग्जैजुरेटेड भी हो सकती है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि वो मिलिट्री उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो कितनी थी। और उस वक्त जो है वो नॉर्थ इंडिया का वो सबसे बड़ा बादशाह बन गया और समझिए कि लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पर उसका कब्जा हो गया। जब नंद वंश का कब्जा हुआ, महापद्म नंद का, उसके बाद के जो हुक्मरान हुए वो सब उसके बेटे थे और बेटों के समय में थोड़ी कमजोर हो गई इसकी हुक्मरानी। लेकिन उसी वक्त हिंदुस्तान में एक बार फिर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी पश्चिमोत्तर भारत, उसमें कुछ घटना घटित होती है। तो उस घटना के बारे में हम जानते हैं कि अभी जो है हमारा पावर सेंटर वो मगध या उसके आसपास का इलाका है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट जो है उसको हमने कंप्लीटली नहीं भुलाया है, तो उसकी तरफ भी हम जाते हैं। तो उस समय तकरीबन 328 ईसा पूर्व के आसपास एक यूनानी शासक अलेक्जेंडर या सिकंदर वो हमला करता है। तो उसके हमला के बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया की क्या सिचुएशन थी उसको हम जान लेते हैं। तो उस वक्त 2 अहम हुकूमतों का वजूद हमको मिलता है। एक तक्षशिला की हुकूमत है जो कि सिंधु नदी के पास थी और अभी का जो मौजूदा शहर इस्लामाबाद या रावलपिंडी है उससे करीब में ही है, उससे नॉर्थ वेस्ट में है। और दूसरा जो हुक्मरान जिसका तस्करा मिलता है वो पोरस है। पोरस की भी जो हुकूमत है वो झेलम नदी और चेनाब नदी के आसपास उसकी हुकूमत है। और ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उस पर सिकंदर के हमले से 200 साल पहले भी जो है उस इलाके में हमला हुआ था। और वो हमला जो था वो साइरस या कुरोश जिसको कहते हैं, वो कुरोश जो खामंशी सल्तनत का बानी था, उसने 550 ईसा पूर्व के आसपास अपनी हुकूमत की स्थापना की और उसके बाद जो है इन इलाकों को में दाखिल हुआ। और उसके बाद का जो बादशाह था ईरान का, वो डेरियस जो दारा जिसको कहते हैं, उसने 516 के आसपास हिंदुकुश से इस इलाके में दाखिल हुआ और पूरे सिंध के इलाके को उसने फतह किया। ये कहा जाता है कि दरियाए सिंध के पश्चिम का जितना इलाका था वो ईरान की हखामंशी सल्तनत का हिस्सा बन गया। और उस वक्त की जो बॉर्डर थी, जो कि काफी दिनों तक इसको मान्यता प्राप्त रही, जब तक कि आप ये समझ लीजिए कि फिर दूसरी हुकूमतें नहीं आ गई। हिंदुस्तान और ईरान के बीच का बॉर्डर जो था उस वक्त वो दरियाए सिंध कहा जाता। दरियाए सिंध का पश्चिम का इलाका जो था वो ईरान के अंतर्गत आता था और पंजाब का भी इलाका उसकी हुकूमत में था। और ये कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होता था जिस इलाके से, वो यही इलाका था जो हिंदुस्तान का इलाका है, जिसको ईरान के लोग हिंदुस्तान कहते हैं। 28 प्रोविंस थे, उसके 28 में से एक प्रोविंस दरियाए सिंध के आसपास का भी इलाका था। बहरहाल हम नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे थे। तो सिकंदर के ने किस तरह इस इलाके पे हमला किया और क्या वो इन हमलों में जीतने में कामयाब रहा या नहीं रहा, और तक्षशिला और के जो हुक्मरान थे और पोरस के हुक्मरान उनके साथ उसने क्या किया। उसके अलावा भी हिंदुस्तानी तारीख में 2 बड़े मज़ाहिब, बौद्ध मजहब और जैन मजहब, किस तरह वजूद में आए और उनकी क्या तारीख रही। भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है और भारत की उस समय की सोशल और कल्चरल जो लाइफ थी वो किस तरह की थी। तो इन तमाम बातों को जानने के लिए आपको इस सीरीज के अगले लेक्चर की तरफ दावत दूंगा। तो नेक्स्ट वीक हमारे साथ जुड़िए। आज जो है इसी पर हम खात्मा करते हैं कि समराइज अगर करें तो नंद वंश जो है वो 321 या 322 ईस्वी ईसा पूर्व तक स्थापित रहा और उसका समापन चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों हुआ और एक नए युग की शुरुआत होती है। लेकिन अभी इस जो दौर है, इस दौर की बहुत सारी बातें छूटी हुई है, बहुत सारे सवालात हमारे बाकी हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा लेक्चर है उसके प्रिपरेशन के लिए हमने इन सोर्सेज का इस्तेमाल किया है। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।